पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत यकजा। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपनी कैपेबिलिटी और रिज़ॉल्व का मुज़ाहरा किया और ये फ़ैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक ज़िम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज ज़ुरिया मकबूल जान के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात आपने भी थोड़ी देर पहले सुने। आखिर क्यों ये ज़रूरत पेश आई DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्योंकि कल पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर हुई और तकरीर थी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा और साबिक स्पीकर असम्बली जनाब अयाज सादिक की। अयाज सादिक साहब ने जंगी कैदी अभिनंदन की रहाई के हवाले से कुछ इंकशाफात किए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। उसके बाद उन्होंने इस बात की तरदीद भी की और अपना वजाहती बयान भी जारी किया, वो अलग बात है। लेकिन उनके इस बयान के बाद कि ये सूरत हाल पेश आई कि DGISPR को खुद आना पड़ा और वजाहत करना पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुक्ता ये भी था कि फ़ौज के अंदर जो है वो इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की गई है, हालांकि सब एक हैं और बशर्ते इदारा एक थे और एक हैं। ये अहम पैगाम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आज बात करेंगे और साथ ही फ्रांस की सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे कि खाकों के बाद क्या सूरत हाल है और क्या दुनिया भर में इस बात की मजम्मत की जा रही है। और साथ ही प्रोग्राम के आखिर में ईद मिलाद का पैगाम क्या है और सीरत का पैगाम क्या है, इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात थे, आपने सुने। भारत ने उस बयान को उठाया अयाज सादिक साहब के और जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया और लेकिन उसके बाद अयाज सादिक साहब ने उसकी वजाहत की जिस तरीके से की, वो ज़रा सुनाए और ज़रा उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविज़न का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज़ को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया था। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, चूँकि उनकी क्या सोच थी, वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे, क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट थे, क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था, वो हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फ़ौरन रिलीज़ करना है। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया और जब ये फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगें काँप रही थी और पसीना था, क्योंकि वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। और क्या उसमें मंतक थी, ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। उनका ये फैसला जी। और यह साहब वजाहत भी हालांकि उन्होंने दी है, लेकिन क्या ये वजाहत काफ़ी है? जिस तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात, वजाहत काफ़ी है और ना बयान के बारे में किसी किस्म का कोई इब्हाम है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि यह अयाज सादिक बोल रहा है कि जो स्पीकर रहा है, इंतहाई जिम्मेदार पोस्ट, कॉन्डक्ट ऑफ द स्पीचेस को गवर्न करने वाला, एक एक लफ्ज के मतलब के ऊपर जो एक्सपांच करता था रिमार्क्स,
जो बताता था, बस आप पूरी पहली लाइन सुने, शाह महमूद कुरैशी का कहीं जिक्र नहीं। जनरल कमर परवेज बाजवा आए, माथे पे पसीना था, एग्जैक्टली अगर इतनी सी काट के इंडिया का कोई मीडिया वहां लगा दे, खत्म बात होगी ना। आप मैं बोलूं ना तो पकड़ा जाता हूं, क्योंकि मीडिया का आदमी हूं। आम आदमी बोले, कोई बोले, इस तरह स्पीकर अगर इस तरह फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करे तो इसका मतलब है कि बदयांती शामिल है। पहली बात तो यह है उस्मान साहब कि पाकिस्तान के कानून के तहत फ्लोर ऑफ द हाउस की एक सेंटिटी है। एजाज सादिक साहब ने जो कह दिया है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता, ना उनको कोई गद्दार कह सकता है, ना कुछ और कह सकता है। दो चीजें यहां पर बयान आती हैं सामने। फ्लोर ऑफ द हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का और फ्लोर ऑफ द हाउस है फ्रेंच पार्लियामेंट का। आप दुनिया के बड़े मीडिया उठा के देख लें, नेशनल इंटरेस्ट की चीज डायरेक्ट नहीं चलाई जाती। पाकिस्तान के 80 चैनल का एडिटोरियल बोर्ड कहां बैठा हुआ था? जो उन्होंने बात तो सिर्फ आई है ना मैदान में कि जब ये चली उसके बाद पब्लिक हुई, उसके बाद ISPR को बीच में आना चाहिए। हर चीज ना दिखाने के काबिल होती है, ना लिखने के काबिल होती है। और वो चीज जिसको प्रोटेक्ट किया गया है आइन के अंदर के वजाहत, उसके नानी ने खत्म किया, बुरा किया करके छोड़ दिया और बुरा किया। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट को अगर हम देख लें तो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जब ये अभिनंदन का वाकया हुआ था, जिस वक्त छोड़ा गया, तो मैं भी थोड़ा सा गुस्से में था। मुझे हर बंदा गुस्से में पूरा था। पाकिस्तान उसमें कि ये क्या कर क्या करते हैं इतनी जल्दी क्या है? लेकिन उसका जो इंटरनेशनल इंपैक्ट हुआ है उसने तो मतलब आंखें खोल दी ना कि क्या क्या पूरी दुनिया क्या। आप खुद सोचें कि मेरे दोस्त जो थे वो वहां पर रहते हुए इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो कहते थे कि हर चाय वाला जो था उसने अभिनंदन की तस्वीर लगाई हुई थी। अभिनंदन टी स्टॉल, अभिनंदन, यानी तबाह बर्बाद कर दिया। वो चीज जो जंग से नहीं जीती जा सकती थी वो अभिनंदन के एक तो ये चाय पिला के जीत लिया। दूसरी बात यह, अभी वजाहत करते हुए भी फिर कहा मोदी से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभिनंदन को मारने के लिए क्या नून लीग से लोग उठ के गए थे या PTI से लोग उठ के गए थे? वो लोग उठ के गए थे कि जिन लोगों ने, देखें जो भी है, मैं सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से और मिलिट्री लीडरशिप से हजार हा इख्तलाफ चाहिए हो। मुशर्रफ के साथ जिंदगी भर इख्तलाफ रहा, सब कुछ रहा, लेकिन कभी भी उस सेंटिटी को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मतलब आप मुझे सिर्फ एजाज सादिक साहब 4 घंटे सियाचिन पे गुजार के दिखा दें। मैं हमारे दोस्त हैं, दो बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो सियाचिन जाते हैं, बताते हैं साल 1.5 साल जब वहां गुजार के आते हैं, हमें पता लगता है कि क्या चीज रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है वहां, कम से कम इतनी बात तय है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है बहुत हायर लेवल पे होती है। मतलब सिविल सर्विसेज के अंदर तो करप्शन पहले दिन से शुरू हो जाती है ना। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे या आप कस्टम के कलेक्टर लगे, आप यार सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये तो करप्शन नहीं करता। कहीं जाके आके मिलिट्री परचेजेस के अंदर कुछ जगह पे आ गए या आगे ऊपर जाके, एनी हाउ उसको भी छोड़ दें। आपने ये बयान देते हुए एक लम्हे के लिए सोचा कि यू आर अ स्टेट विच इज इन एक्ट ऑफ अ वॉर। उस्मान साहब, इंडिया हमारा पड़ोसी ना होता, इंडिया से हमारी दुश्मनी ना होती, अब 10 दफा फौज को लोग बातें करते हैं, दुनिया जहान में लोग फौज को बातें करते हैं, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ द एक्ट ऑफ द वॉर। और ये बातें क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई कर सकता था? क्या फ्रांस की फौज का, इंग्लैंड की, इवन जर्मनी, जो हिटलर जो कि मारा जा रहा था, उस वक्त भी हिटलर के साथ थे लोग खड़े हुए थे कि हम मार खाएंगे। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है। अब मुकदमा उन पर चल नहीं सकता, कोई प्रोटेक्टेड है, लेकिन पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासतदानों को आना चाहिए मैदान में कि यह गलत हुआ, अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। वो तो मुतालबा भी किया है हुकूमत से, और उसकी पार्टी लीडरशिप को कहना चाहिए कि इसने गलत किया। मतलब आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है पूरे पाकिस्तान। सुबह से मैं सुन रहा हूँ कि इसको फलां ने कहा कि ये कर दो, मूवमेंट को तबाह करो, ओ भाई मूवमेंट को तबाह करो। पहली बात है कि जी PTI की, सॉरी PDM को तबाह कर,
تو پی ڈی ایم میں ہم نے اب تو نکالا کیوں نہیں اس کو؟ کان سے پڑھ کے نکال دو، غدار کو نکالو۔ جو غدار جو ہے وہ کہنے پہ ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، وہ تو کل مریم نواز کو ڈبو دے گا۔ تو اب تو نکالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکالنے والی بات ہی نہیں ہے بیسیکلی۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں، یہ سٹیٹمنٹ یہاں دینا ایک نپا تلا سٹیٹمنٹ ہے۔ عمر گزری ہے سر، پازیٹیو اسٹریسز کو جانتے ہوئے سارا کچھ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک وہ ایونٹ ایسا تھا اور کہ جس ایونٹ نے ایک مورال بلٹ اپ کیا ہوا۔ ایک دوسری بات میں ایک اور عرض کروں، کہا جاتا ہے کہ 9 بجے انڈیا نے حملہ کر دینا۔ ابھینندن کی موجودگی میں اس انسیڈنٹ کے بعد نیکسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ فوری طور پہ آپ مورال بوسٹنگ کے لیے آئیں، کیونکہ اگر آپ دوبارہ اس طرح کی ایک شکست لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ 10 دفعہ صرف ملٹری ٹیبل پہ بیٹھ کے سوچا جاتا ہے، اور جہاں پر آپ کا ایئر فورس کا سربراہ جو ہے وہ 6 مہینے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہو کہ پاکستان کی ایئر فورس کا انڈیا کی ایئر فورس اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر اور فرانس کے اوپر، جبکہ پاکستان جو ہے جے ایف تھنڈر بناتا ہے چائنا کے ساتھ، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سے پرزہ لینا چاہیں یا ہم اس کو ایڈوانس کرنا چاہیں یا ہم اس کو امپروو کرنا چاہیں اپنے جہاز کو، ہم محتاج ہیں، جبکہ وہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ساری کام جو ہے وہ یہیں ہوتے ہیں، کامرہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب اس طرح، اور اب ایک اور بات بتاؤں کہ دنیا میں اب جنگیں جو ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے اب بلٹ اپ ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فزیکل فورس جو ہے یہ آخری وقت پہ استعمال ہوتی ہے۔ اٹس بیسیکلی ڈرون اینڈ ایئر اٹیک۔ صحیح۔ ایئر فورس از دی موسٹ یوزفل فورس۔ اب دیکھیں، آپ بتا سکتے ہیں ڈرون اس وقت دنیا پوری میں آ گیا، اب ڈرون سے پہلے آپ کی ایئر فورس تھا۔ اب جب آپ کی ایئر فورس کی یہ کیپیبلٹی ہو کہ آپ ان کے اور وہ چیخیں جا کے ماریں کہ جب رافیل لو، ورنہ ہمارے پاس تو پھر آپ فزیکل نہیں لا سکتے۔ اور فزیکل فورس کو آگے لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی وار کے اندر آ رہے ہیں جو کہ ختم نہیں پھر ہوگی اس کے بعد۔ دوسری بات ایک اور بتاؤں، ایک بڑی بہت غلط فہمی ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں، ہر اس ملک کے اندر ہوتی ہے کہ جن کو جنگ جو ہے ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہے۔ دنیا میں جو 199 عثمان صاحب ملک بنے ہیں نا، یہ بنائے گئے تھے نیشن سٹیٹس جو ہیں، اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہاں کی جو فوج ہوگی وہ بنیادی طور پر اس لیے بنائی جائے گی کہ جنگ نہ ہو، دفاع کے لیے بنائی جائے، فوج بیسیکلی جنگ نہ ہونا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انگلینڈ نے جو فوج رکھی ہوئی ہے، جو طیارے رکھے ہوئے ہیں، جو اسکواڈرنز رکھے ہوئے ہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے رکھے ہیں فرانس کے ساتھ، تو پھر تو گیا وہ کام سے۔ یا جرمنی نے جو رکھی ہوئی ہے، یا فرانس نے رکھی، کیونکہ اب بھی اگر آج آپ 2 پارٹیاں لڑنا شروع ہو جائیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاپ ان کر جاتی۔ جب بھی جنگ ہوئی ہے کولڈ وار کے دوران، وہ پروکسی کے انداز میں ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ بھی امریکہ کیوں آیا تھا ویتنام میں؟ اس نے کہا ہمیں کس نے بلایا ہے؟ جنوبی ویتنام کی گورنمنٹ نے بلایا ہے، کیونکہ شمالی ویتنام کا ہوچی من جو ہے وہ وہاں پر کمیونسٹ انقلاب لے رہا ہے، تو ہم ان کی مدد کرنے آئے ہیں۔ صحیح۔ روس جب افغانستان میں داخل ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ چونکہ نور محمد تراکے کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی ہے، حفیظ اللہ امین آ گیا ہے اور وہاں پر حکمت یار وغیرہ آ رہے ہیں، تو ہم ان کی مدد کرنے وہاں پہنچے ہیں۔ یہ تھا افغانستان میں آنے کے لیے ان کو 3000 بندہ اپنا مارنا پڑا تھا 9/11 کے طور پہ، اور یہ بتانا پڑا تھا کہ ہماری سوائل جو ہے اس پہ حملہ ہو گیا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے لیے وہ اقوام متحدہ چلے گئے تھے۔ افغانستان عراق میں جانے کے لیے انہیں دنیا جہان کے سامنے جھوٹی چیزیں پیش کرنی پڑی تھی کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں آگے ہوئے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ لڑنے کے نہ سیکیورٹی کے احساس کے لیے ہوتی ہے کہ ہم سیکیور ہیں سب کچھ، جنگ لڑنی جو ہے نا وہ ایک اور موضوع ہے۔ کبھی تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جنگ کس ملک نے لڑی اور اس کے بعد انہوں نے حاصل کیا۔ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فرانس کی صورتحال۔